नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरीश कुमार। पैराडाइम आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम एनालिसिस करेंगे कि दोहा में जो इजराइल का हमला हुआ है, एक्चुअली 9 सितंबर 2025 को इजरायली हमलों में दोहा का जो पॉस एरिया है, वेस्ट बे इलाका, एक्चुअली यहाँ पे क्या है, एक हाई सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। एक्चुअली ये जो एरिया है, यहाँ पे दूतावास हैं, बहुत सारे होटल्स हैं और कतर की संसद के पास है ये। तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जो ये हमला किया है, उन्होंने बताया कि हमने ये जो हमला किया है ये सर्जिकल स्ट्राइक है और एक सटीक हमला है। इसका मकसद जो है वो ये है, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि हमास की जो संघर्ष वार्ता, जो सीज फायर है, संघर्ष विराम वार्ता टीम के जो प्रमुख लोग हैं, है ना, जैसे कि खलील अल हैया को मारना था। नेतन्याहू ने एक्चुअली 7 अक्टूबर को जो हमला किया था हमास ने इजराइल के ऊपर, उसके मास्टरमाइंड को सबक सिखाने के लिए ये जवाबी जो है वो कार्यवाही बताया और कहा कि हमास के जो लीडर हैं, है ना, उनको ख़त्म करना हमारे लिए पूरा जस्टिफाइड है, हम उनको ख़त्म करके रहेंगे। और इसीलिए जो है उन्होंने ये हमला किया और इसको पूरी तरीके से जायज़ बताया। एक्चुअली इस हमले में क्या हुआ कि हमास के जो 5 सदस्य हैं, अल हैया का बेटा भी शामिल है और एक कतरी जो सुरक्षा अधिकारी है वो मारा गया। लेकिन मुख्य प्रतिनिधिमंडल को कोई नुकसान नहीं हुआ, जो ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर चर्चा कर रहा था। राजधानी में एक्चुअली दोहा में क्या हुआ, बहुत सारे धुएं के गुबार देखे गए, धमाकों की जो आवाज़ है दूर दूर तक सुनाई दी, जिससे लोगों ने इस इलाके को खाली कर दिया। हमलों से ठीक पहले आप देखेंगे, हमलों से ठीक पहले अमेरिकी सेना ने क्या किया था, अमेरिका को इसकी जानकारी दी थी, अमेरिका को इसकी जानकारी जो है वो दी थी। लेकिन क्या हुआ, इतना लेट हो गया था कि वह इसको रोक नहीं पाया। ट्रंप के जो दूत हैं, जिनका नाम है बिटकॉफ, ने कतरी अधिकारियों को भी चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन एक्चुअली बहुत देर हो चुकी थी। और इजराइल ने इस जो अटैक किया था, वाशिंगटन के साथ इसका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था या एक तरफा कार्रवाई थी। तो हमास ने इसे अपने जो वार्ताकार हैं, है ना, जो बातचीत चल रही है उस पर जानलेवा हमला बताया। कतर ने इससे कहा कि भाई ये जो है राज्य प्रायोजित आतंकवाद है और हमारी संप्रभुता का जो है ये खुला उल्लंघन है। ठीक है, अब इसकी हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि इसकी बैकग्राउंड क्या है। देखिए, आपको मालूम होगा कि इजराइल हमास का जो मौजूदा संघर्ष है, 7 अक्टूबर 2023 को एक्चुअली क्या हुआ था, हमला हुआ था। और ये हमास के आतंकवादियों के द्वारा जो है इसको दक्षिणी इजराइल पर हमला किया था और जिसमें क्या हो गया, 1200 लोग मारे गए थे और 250 से अधिक लोगों को क्या किया गया था, बंधक बना लिया गया था। एक्चुअली ये हमला हमास की तरफ से इजराइल में किया गया था। और गाजा में क्या हुआ, इजराइल के बाद क्या हो गया, इजराइल ने फिर से गाजा पे हमला किया। अभी आप देख रहे हैं कि वहाँ पे मिलिट्री एक्शन चल रहा है और वहाँ पे अभी जो ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस है वो हो गया है। आप समझ लीजिए कि अभी तक जो है लगभग 60,000 से ज़्यादा, 60,000 से ज़्यादा जो है पैलेस्टाइनी जो पीपल हैं वो मारे गए हैं, जिसमें 1800 कह सकते हैं कि 18,500 जो हैं बच्चे भी शामिल हैं। एक्चुअली दोनों पक्षों पर युद्ध अपराधों के आरोप लगे हैं, दोनों साइड से, बोथ साइड से। और संघर्ष विराम पर जो बातचीत है लंबी और बहुत मुश्किल रही है, जिसमें मुख्य रूप से कतर, मिस्र और अमेरिका ने मध्यस्थता की थी, मतलब कर रहे हैं। कतर जो अमेरिका का एक प्रमुख सहयोगी, आप सोचिए, कतर जो है अमेरिका का एक प्रमुख सहयोगी है। और आप समझिए कि वहाँ पे क्या है, उल उदेद एयरबेस, वहाँ पे जो है एक उल उदेद जो है वो एयरबेस है, जो अमेरिकी सैनिकों का क्या है, लगभग अमेरिका के 10,000 जो है सैनिक वहाँ पे रहते हैं। तो उनका जो है ये कह सकते हैं ठिकाना है। और आप समझिए कि जो दोहा है ना, 2010 के शुरुआत से ही दोहा में हमास की जो राजनीतिक नेतृत्व को शरण देकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोहा क्या कर रहा है, इजरायली आरोप लगा रहा है कि हमास का जो पॉलिटिकल लीडर है वो कहाँ रहते हैं, दोहा में रहते हैं। तो इस व्यवस्था से हमास के जो नेता हैं जैसे खलील अल हैया बिना इजराइल के सीधे दखल के बातचीत कर सकते हैं, जबकि कतर जो है गाजा को वित्तीय सहायता जो है देता है और एक तटस्थ दलाल के रूप में, मतलब एक तटस्थ जो है मीडिएटर के रूप में वो काम करता है। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है ना, अगर हम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात करें
तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जो दूसरा कार्यकाल था जो जनवरी 2025 में शुरू हुआ, तो अमेरिका ने क्या किया था कि जो संघर्ष विराम है, सीज फायर है और बंदूकों की रिहाई के लिए जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं उनको तेज कर दिया था। और ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में क्या किया था, एक अब्राहम अकॉर्ड किया था। अब्राहम अकॉर्ड का मतलब क्या है, इजराइल के साथ, अरब देशों के साथ संबंध अच्छे हों के आधार पर जो है स्टीव बिटकॉफ को मध्य पूर्व के लिए एक स्पेशल क्या किया था, एक विशेष दूत नियुक्त किया था। हाल के हफ्तों में आप देखेंगे कि ट्रंप ने एक नया शांति प्रस्ताव जो है, ये पीस प्रोसेस जो है या पीस स्ट्रक्चर जो है, प्रपोजल जो है वो प्रस्तावित किया था, जिसे हमास ने सितंबर 2025 की शुरुआत तक जो है उन्होंने देखा। हालांकि नेतन्याहू पर गठबंधन सहयोगियों द्वारा हमास के खिलाफ सख्त रुख जो है अपनाने का दबाव था, जिसके कारण इजराइल के सैन्य अभियान जो है, मिलिट्री ऑपरेशंस काफ़ी तेज हो गए थे और जिससे गाजा शहर पर जो हमले हैं और ऊंची इमारतों को इसमें गिराना शामिल था। आप देखिए, यह हमला जो है अक्टूबर 2023 के बाद से इजराइल द्वारा निशाना बनाया गया 7वां देश है। इससे पहले इजराइल ने लेबनान पे हमला किया, सीरिया पे हमला किया, यमन पे हमला किया, ईरान पे हमला किया, इराक पे हमला किया और जॉर्डन पे हमला किया, जो गाजा से बाहर संघर्ष बढ़ने का संकेत देता है। आप समझिए इस बात को। अब हम देखेंगे कि ट्रंप जो हैं, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उनका क्या रिएक्शन है ना, वो क्या कह रहे हैं। तो उनका कहना है कि भाई नॉट थ्रिल्ड, वो खुश नहीं है इससे, है ना, और मुश्किल डिप्लोमेटिक स्थिति है। आप समझिए इस बात को। यहाँ पे आप देखेंगे कि इजराइल के प्रति जो है हमेशा अमेरिका का जो रुख रहा है वो हमेशा मजबूत समर्थन रहा है। और मजबूत समर्थन के कारण जो है अब राष्ट्रपति जो ट्रंप हैं, जो पहले कार्यकाल में अमेरिकी दूतावास को कहाँ ले जाना चाहते थे, जेरूशलम में ले जाना चाहते थे और गोलन हाइट्स को मान्यता देना चाहते थे। तो आप देखेंगे कि वॉशिंगटन के एक रेस्टोरेंट के बाहर पत्रकारों को वो एड्रेस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो सिचुएशन है इससे पूरी तरीके से खुश नहीं हूँ और ये अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन ट्रंप साहब कहते हैं, मैं कहूँगा कि हम बंदूकों को क्या करते हैं, हम वापस चाहते हैं, लेकिन हम इस तरीके की कार्रवाई से बिल्कुल खुश नहीं हैं। उन्होंने क्या किया, जो ट्रुथ सोशल है जिस पर वो लगातार क्या करते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं, पर उन्होंने विस्तार से बताया कि यह जो एक स्वतंत्र देश है और अमेरिका का करीबी सहयोगी कतर में एक तरफा बमबारी करना, जो हमारे साथ शांति स्थापित करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है और जोखिम उठा रहा है, इससे इजराइल या अमेरिका के लक्ष्य आगे नहीं बढ़ेंगे। मतलब उन्होंने कहा कि हम लोग जो चाहते हैं, जो प्रोसेस करना चाहते हैं, जो पीस प्रोसेस में हम चाहते हैं, हमारा जो टारगेट है वो अब ये क्या हो रहा है, अब ये खराब हो रहा है, मतलब ये ठीक नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि फैसला सिर्फ नेतन्याहू का था, उनका नहीं था। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि देखिए भाई, मेरा सपोर्ट नहीं था। और कतर के जो अमीर और प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया कि उनकी धरती पर ऐसा दोबारा नहीं होगा। अब ट्रंप साहब 10 दिसंबर 2025 को एक विस्तृत बयान देने की योजना अभी बना रहे हैं। देखो अभी क्या स्टेटमेंट आता है, ये देखना हमारे लिए होगा। आप देखेंगे कि ये जो रिस्पॉन्स है, ये जो प्रतिक्रिया है, ट्रंप के संतुलन बनाए रखने को तरीके को दर्शाती है। अच्छा, हमास को ख़त्म करने के जो इजराइल का अधिकार का जो अटूट समर्थन है वो हमेशा अमेरिका जो है करता रहा है, आपको पता है। और अमेरिका के सहयोगियों और युद्ध विराम की जो उनकी पहल है ना, सीज फायर जो है, वो हमेशा प्राथमिकता देता है कि सीज फायर हो। लेकिन इस घटना से ट्रंप को बहुत बुरा लग रहा है। एक्चुअली पता है कि कतर जो है उनका बहुत मजबूत सहयोगी मानते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे ट्रंप के जो सलाहकार हैं वो काफ़ी गुस्सा थे, क्योंकि इस हमले से हमास के जो कह सकते हैं अमेरिका का जो प्रस्ताव पर जल्दी जो अब जो होने वाला है जो पीस प्रोसेस, वो उसकी उम्मीद एकदम ख़त्म हो गई है। इवन अमेरिका का रेपुटेशन भी ख़राब हो गया है, क्योंकि कतर और अमेरिका के जो रिलेशन है काफ़ी अच्छे थे। उनको आपको पता होगा, उनको जो है प्लेन वगैरह गिफ्ट किया था, लेकिन उसका क्या फ़ायदा रहा। मतलब अभी हम अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। और अमेरिका इजराइल के संबंधों में भी आपको तनाव दिखेगा। पहले ट्रंप ने नेतन्याहू से गाजा में पूरे बल के साथ कार्रवाई करने को कहा था, लेकिन अब वे इस तरीके की कार्रवाई से निराश हैं जो कूटनीति को नुकसान पहुंचाती है। आपको समझ में आया? चलिए आगे हम देखते हैं कि मुख्य मुद्दे क्या हैं, इसके की इश्यूज़ क्या हैं। की इश्यूज़ ये हैं कि अगर हम कूटनीतिक और रणनीतिक पहलू को देखें तो इस हमले से संघर्ष विराम पर जो चल रही जो संघर्ष विराम है वो तो भाई पटरी से उतर ही गया है। और कतर के जो प्रधानमंत्री हैं शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने उन्होंने कहा है कि बातचीत अब बेकार हो गई है और गाजा युद्ध को ख़त्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उन्होंने भविष्य की संभावना पर सवाल उठाया।
पहले से ही कमज़ोर लेकिन मजबूत हमास अपना रुख और सख्त कर सकता है, जिससे जो बंधक क्राइसिस है, जो बंधक संकट है, वो अब लंबा खींच सकता है। आप देखेंगे गाजा में अभी भी लगभग 100 लोग बंधक हैं। अमेरिका के लिए इससे खाड़ी देशों के साथ उनके संबंध अमेरिका के जो हैं वो खराब हो सकते हैं। अगर हम क्षेत्रीय मुद्दों की बात करें, जैसे ईरान का मुकाबला करना, कतर का सहयोग बहुत ज़रूरी है। ईरान के लिए अमेरिका ईरान के साथ मुकाबला करेगा तो कतर का सहयोग बहुत ज़रूरी है। और जो वहाँ पे बेस है, अल अदेद बेस की जगह कोई दूसरा नहीं हो सकता भाई। कतर में उनका बेस भी अमेरिका का। इजराइल द्वारा अपने ऑपरेशन का विस्तार करने से क्षेत्रीय युद्ध की जो संभावना है वो काफ़ी बढ़ गई है, जिसमें अब हिजबुल्ला, हूती और ईरान भी शामिल हो सकते हैं। देखिए, अगर हम लीगल कह सकते हैं लीगल एंड सॉवरेनिटी इशू की बात करें, है ना, कानूनी और संप्रभुता मुद्दे की बात करें, तो कतर और हमास ने इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का क्या बताया, वॉयलेशन बताया कि भाई ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र चार्टर में बिना अनुमति के किसी भी संप्रभु क्षेत्र पर हमला करने पर रोक लगाता है कि मतलब आप किसी भी सॉवरेन टेरिटरी को क्या नहीं कर सकते हैं, देश पर हमला नहीं कर सकते हैं। यूएन चार्टर ये कहता है। अगर आप देखेंगे गाजा में हुए ऑपरेशन की जो मौजूदा जांच के आधार पर जो आईसीसी है की जांच भी हो सकती है। हमास जैसे नॉन स्टेट जो एक्टर हैं, गैर राज्य जो तत्व हैं, के खिलाफ जो इजराइल का आत्मरक्षा का जो तर्क है, सेल्फ डिफेंस का जो तर्क है, वो पहले को जैसा है। पहले जैसे वो दावा करते थे, सीरिया में भी उन्होंने हमले किए, लेकिन तटस्थ मध्यस्थ जो है को निशाना बनाकर एक नई सीमा पार कर रहे हैं। अभी देखें नेतन्याहू साहिब। अब इजराइल में अगर आप देखेंगे तो इजराइल में नेतन्याहू भ्रष्टाचार के मामलों में और विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रहे हैं। इस कार्रवाई से उनकी जो शक्तिशाली नेता की जो छवि है वो मजबूत होती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों से उनका जो कह सकते हैं कि रिश्ता है वो निश्चित रूप से जो है क्या होगा, खराब होगा। अगर हम इसके कह सकते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन और इकोनॉमिक डायमेंशंस को अगर हम देखें तो गाजा में युद्ध, आपको पता है कि गाजा में पहले से युद्ध में अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई है। वहाँ 20 लाख से अधिक लोग माइग्रेंट मतलब डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, है ना, विस्थापित हो गए हैं, और राहत सामग्री की जो आपूर्ति है वो वहाँ पे क्या है, बाधित है अभी भी। इस हमले में बंधकों की जो रिहाई है और युद्ध विराम रुकने से स्थिति और ख़राब हो सकती है। अब इजराइल द्वारा और अधिक ज़मीनी कार्रवाई की संभावना भी बढ़ सकती है। अगर देखा जाए आर्थिक रूप से अगर संबंध खराब होते हैं तो कतर के $30 अरब से अधिक जो एनुअली जो है एलएनजी निर्यात और अमेरिका के निवेश जो है जैसे एनर्जी सेक्टर है उस पर असर पड़ सकता है। पूरे मध्य पूर्व की जो स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, वो इस समय खतरे में है। और तनाव बढ़ने से क्या होगा कि तेल की जो कीमतें हैं वो क्या कर रही हैं, वो उतार चढ़ाव कर रही हैं। अगर अमेरिका के घरेलू और राजनीतिक पहलू को अगर हम देखें, यूएस के डोमेस्टिक और पॉलिटिकल डायमेंशन को देखें, तो ट्रंप की जो आलोचना है रिपब्लिकन पार्टी के उनके जो समर्थक हैं उनके लिए असामान्य है ना। इजराइल को वे पवित्र मानते हैं, लेकिन यह उनके अमेरिका फर्स्ट वाले रुख के हिसाब से ही है, जिसमें वे इजराइल की मनमानी जो कार्रवाई इजराइल करता है उसके बजाय अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रायोरिटी देते हैं। जैसे आप क्रिटिसिज्म देखेंगे, जैसे कि एक सेनेटर हैं जिनका नाम है बर्नी सैंडर्स, ने नेतन्याहू सरकार को नियंत्रण से बाहर बताया कि भाई ये आउट ऑफ कंट्रोल व्यक्ति हो चुका है, जबकि इजराइल समर्थक इस हमले का बचाव कर रहे हैं। यह अमेरिका की जो सहायता है ना इजराइल को, वो 3.8 बिलियन देता है, वो इस पॉलिटिक्स को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। अगर हम विश्व की प्रतिक्रियाएं देखें, वर्ल्ड के रिएक्शंस देखें, तो कतर ने इस हमले को धोखेबाजी और बर्बरता बताया। अल थानी ने नेतन्याहू पर आरोप लगाया कि उन्होंने इस क्षेत्र को कह सकते हैं नुकसान पहुंचाया है, नुकसान की ओर धकेल दिया है। सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गई, मिस्र हो गया, उन्होंने बताया कि संप्रभुता सॉवरेनिटी है उस पर उल्लंघन है। हालांकि इब्राहिम समझौते के हिसाब से अगर देखें तो इजराइल के साथ अपने संबंधों के कारण उनकी प्रतिक्रिया नरम रही। जॉर्डन और तुर्की की बात करें, ने संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप करने की बात की है। और एर्दोगन है जो तुर्की के है ना, तुर्की के, इन्होंने बताया कि राज्य प्रायोजित जो है ये क्या है, आतंकवाद है। अगर हम इजराइल और उनके एलाइज की बात करें तो नेतन्याहू और रक्षा मंत्री जो कह सकते हैं इसराइल कैटेज ने इसे जो है युद्ध समाप्त करने के लिए बहुत ज़रूरी बताया, और बताया कि सभी बंदूकों को रिहा होने और हमास के हथियारबंद होने तक कार्रवाई को जारी रखने का उन्होंने वादा किया। अगर हम अमेरिकी रिपब्लिकन जैसे सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने इजराइल का समर्थन किया, लेकिन ट्रंप के करीबी लोगों ने इस पर निजी तौर पर असहमति जताई।
ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने संयम बरतने की अपील की है। विदेश मंत्री डेविड लेवी ने तनाव कम करने की मांग की है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन और ग्लोबल पावर्स की अगर हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो एंटोनियो गुटेरेस हैं ने हमले को निंदा की है। बातचीत में कतर की सकारात्मक भूमिका की उन्होंने प्रशंसा की। उन्होंने ये कहा कि इसके देखो विनाशकारी परिणाम होंगे। पोप लियो जो हैं उन्होंने बढ़ते तनाव पर जो है गंभीर चिंता व्यक्त की। चीन और रूस ने इजराइल की आलोचना की, जबकि बीजिंग ने तत्काल संघर्ष विराम की मांग की है। ईरान ने इसे इजराइल के आक्रमण का सबूत बताया, जिससे अप्रत्यक्ष जवाब देने की उनकी जो मंशा है उसको बल मिल सकता है ना, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच में तो पहले से ही हो चुका है, आपको पता है। भारत और ब्राज़ील इसमें तटस्थ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कूटनीति पर क्या दिया है, जोर दिया है। अगर हम आम राय की बात करेंगे, ठीक है, तो हम देखेंगे ब्रॉडर जो सेंटीमेंट है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी प्रतिक्रियाएं अलग अलग आ रही हैं। कुछ इजराइल समर्थक यूजर्स इस हमले को हमास को एक बड़ा झटका बताते हुए उसकी तारीफ कर रहे हैं, जबकि कुछ आलोचक इसे कहते हैं कि बेवकूफ़ी भरा कदम है। यूरोप और अमेरिका में युद्ध विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए हैं और लोग गाजा में हुई मौतों से इसे जोड़ रहे हैं। जो विश्लेषक हैं वो कहते हैं कि इससे इजराइल और अलग थलग पड़ सकता है। अगर बातचीत विफल होती है तो G7 में जो है प्रतिबंधों पर क्या हो सकती है, चर्चा हो सकती है। अगर हम इसके कह सकते हैं कि व्यापक और भविष्य की संभावना को देखें, कॉम्प्रिहेंसिव इम्प्लीकेशंस एंड फ्यूचर आउटलुक की बात करें, तो यह जो घटना है जो कि बहुध्रुवी दुनिया में, मतलब मल्टीपोलर वर्ल्ड में जो असंतुलित युद्ध के खतरों को रेखांकित करती है ना। अब बताती है कि भाई ये जो अनबैलेंस्ड जो युद्ध हो रहे हैं उनको जो है अंडरलाइन करती है मल्टीपोलर वर्ल्ड में। इजराइल को जो सामरिक लाभ है, हमास को कमज़ोर करना और रणनीतिक नुकसान पहुंचाना, है ना, अपने जो मध्यस्थ हैं, अपने जो सहयोगी हैं, उनसे जो दूरी है वो दोनों हुए हैं। अमेरिका इजराइल को सामरिक लाभ तो है ही, रणनीतिक नुकसान भी है। ट्रंप के लिए यह उनकी सौदेबाजी की क्षमता का परीक्षण है ना। सफलता से उनकी जो विरासत है मजबूत हो सकती है, जबकि असफलता से आलोचक और क्या हो सकते हैं, उनकी और आलोचना कर सकते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर अगर कहा जाए तो ये अनंत युद्ध का खतरा है, जिसका खामियाजा गाजा के नागरिकों को भुगतना पड़ेगा। 90% से अधिक निवासी जो हैं वहाँ विस्थापित हो चुके हैं। कानूनी रूप से अगर देखा जाए तो यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पारित होने का कारण बन सकता है। हालांकि अमेरिका के वीटो अधिकार से इजराइल सुरक्षित है। आर्थिक रूप से अगर खाड़ी में तनाव बढ़ता है तो लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष से वैश्विक ऊर्जा की कीमतें बढ़ा सकता है। अंततः यह हमला बदला और शांति के बीच तनाव को दिखाता है। यह इजराइल को अल्पकालिक सुरक्षा लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है, लेकिन दीर्घकालिक स्थिरता के लिए आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय जो समर्थन है वो कम होगा। ट्रंप का खुश नहीं वाला जो रुख है वो नेतन्याहू पर अमेरिका के अधिक दबाव की ओर इशारा करता है, लेकिन बिना त्वरित कूटनीति के हिंसा का जो चक्र जारी रहेगा। 10 सितंबर 2025 तक संघर्ष विराम की संभावना कम है और बंधकों और गाजा के भविष्य जो है अभी अधर में है। अगर मैं इसके कह सकते हैं कि 9 सितंबर 2025 को आप देखेंगे कि 9 सितंबर 2025 को कतर के दोहा में जो ये हमला हुआ है मिडिल ईस्ट में, तो इसके निश्चित रूप से जो है कह सकते हैं लॉन्ग टर्म जो है जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट होंगे। तो अभी हम ये देखते हैं कि कतर की जो संप्रभुता है, उसकी जो क्षेत्रीय स्थिरता है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे उसका उल्लंघन हुआ है। आप देखेंगे कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या होने वाले हैं। इम्प्लीकेशंस अगर आप देखेंगे, है ना, इसके जो निहितार्थ हैं वो क्या होने वाले हैं। अगर आप निहितार्थ की बात करेंगे, इम्प्लीकेशंस की बात करेंगे, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इजराइल और कतर के संबंधों में क्या हो गया, तनाव हो गया है। क्योंकि कतर इजराइल और हमास के बीच में क्या कर रहा था, युद्ध विराम वार्ता में मध्यस्थ रहा है। इस हमले से के कारण जो है कतर ने अपनी जो मीडिएटर की भूमिका है वो सस्पेंड कर दी है, करेगा ही करेगा, जिससे शांति वार्ता क्या हुई है, बाधित हुई है और संभवतः गाजा का जो संघर्ष है अब वो लंबा खिंच सकता है। ये पहली बात है। दूसरा क्या है, क्षेत्रीय निंदा हुई है। रीजनल जो है कंडेमिनेशन जो आप देख सकते हैं, सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात जैसे अरब देशों ने इस हमले की निंदा की है, जिससे इजराइल के कार्यों के विरुद्ध एक एकीकृत जो है क्षेत्रीय प्रतिक्रिया का संकेत मिलता है। खाड़ी देशों के साथ इजराइल के राजनीतिक संबंध अब कमजोर हो सकते हैं, जो ईरान को लेकर साझा चिंताओं के कारण मजबूत हो रहे थे। तनाव बढ़ने का जोखिम, अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तनाव बढ़ने का जोखिम है वो क्या हो गया है, वो बढ़ गया है। इस हमले से कतर जो है उन देशों
जैसे कि पैलेस्टाइन है, ईरान है, लेबनान है, सीरिया है, यमन है, ट्यूनीशिया है, की सूची में शामिल हो गया है, जो इजराइल द्वारा क्या है, टारगेटेड है, जिससे इजराइल के बारे में यह धारणा मजबूत हुई है कि वह एक दुष्ट देश है। मतलब ऐसा ऐसा ये देश सोचेंगे ना, जो बिना किसी दंड के काम करता है, व्यापक क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा मिल सकता है, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र में, जो वैश्विक ऊर्जा और व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। आगे देखेंगे हम कि यूएस मध्य पूर्व के जो संबंध हैं उन पर भी निश्चित रूप से इसका इम्पैक्ट होने वाला है ना। आप देखेंगे इम्पैक्ट ऑन यूएस मिडिल ईस्ट रिलेशंस। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि आपको पता है कि ये जो हमला हुआ है इसकी जानकारी आखिरी समय में दी गई। राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या किया, इस पर अफसोस जताया, कहा कि इस हमले से यूएस के हितों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया कि यूएस कतर के जो संबंध हैं उनमें क्या होगा, उनमें तनाव होगा, उनमें कह सकते हैं रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि कतर और यूएस में क्या है, एक दूसरे के साथ मित्रता है, सहयोगी देश है, और यूएसए का एक बड़ा मिलिट्री बेस मैंने आपको बताया अल उदेद है यहाँ पे। तो ऐसे में हमले से वाशिंगटन की जो स्थिति है, वो डिप्लोमेटिक जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ गए। बिना यूएस की मंजूरी के किए गए इस हमले से यूएसए और कतर के बीच में जो भरोसा है, ट्रस्ट है, वो अब डेफिसिट हो गया है। जो क्षेत्र अब भरोसा नहीं किया जाएगा यूएस पे, जो क्षेत्रीय विवादों में एक महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा निभाता है। अगर हम मध्यस्थ के तौर पे यूएस की जो विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी है ना, एज ए मीडिएटर, तो यूएस ने कतर की मध्यस्थता की जो कोशिशें हैं, कोशिशों का समर्थन किया है। यह हमला उन कोशिशों को कमज़ोर करेगा, जिससे मध्य पूर्व की जो शांति प्रक्रिया में यूएस का प्रभाव अब कम हो जाएगा। इजराइल के साथ जब संबंध बनाने की बात है तो यूएस के लिए इजराइल के साथ अपने संबंधों को बनाए रखते हुए खाड़ी देशों के साथ संबंध बनाए रखना बहुत मुश्किल हो गया है। ट्रंप का इस हमले से दूरी बनाना नुकसान को कम करने की कोशिश लगती है, लेकिन इससे कतर या अन्य अरब सहयोगी जो है वो अब नाराज़ हो चुके हैं, और वो अब अमेरिका को समझ चुके हैं कि अमेरिका से कितनी भी दोस्ती होगी, इसका हमको कोई फ़ायदा मिलने वाला है नहीं। आप समझे इस बात को। अब यहाँ पे आप एनर्जी इकोनॉमिक और एनर्जी मार्केट डिस्ट्रप्शन की अगर बात करें तो अगर आप देखें तो कतर जो है दुनिया के जो शीर्ष देश हैं, दुनिया के जो शीर्ष देश हैं, 3 देश हैं। तो यहाँ होता क्या है, एलएनजी होता है। एलएनजी का मतलब क्या है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तो उनका निर्यात करता है, उनमें से एक है। इस हमले से खाड़ी और लाल सागर के जो व्यापार मार्ग हैं उसमें व्यवधान होगा, ऐसा माना जा रहा है, जो वैश्विक ऊर्जा प्रभाव के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें तो अगर जो तेल और गैस की जो कीमतें हैं उनमें उतार चढ़ाव होगा, क्योंकि हमले के बाद कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी आप देखेंगे 0.6 से बढ़कर जो है ये लगभग 63 प्रति बैरल हो गई हैं, जिससे ऊर्जा बाजार पर व्यापक संघर्ष के प्रभाव का डर सामने आया है। तेल के लिए महत्वपूर्ण मार्ग जो होर्मुज जल डमरू मध्य है, अब संभावित व्यवधानों के लिए जांच के दायरे में है। अब व्यापार मार्गों की जो है क्या होगा, कमजोरी होगी। आप देखेंगे स्थिति बिगड़ने से खाड़ी व्यापार मार्गों पर लागत और लॉजिस्टिक जो है वो चैलेंजेस बढ़ सकते हैं, जिससे सप्लाई चेन क्या होगी, डिस्टरप्ट होगी, मतलब व्यवधान होगा। खाड़ी देशों पर क्या पड़ेगा, आर्थिक दबाव पड़ेगा। आर्थिक विविधता के लिए स्थिरता चाहने वाले खाड़ी देशों को अब अधिक जोखिम का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यह हमला जो है क्षेत्रीय संघर्षों के प्रति उनकी कमजोरी को उजागर करता है। भाई उसकी रेपुटेशन खराब हो गई ना, आप देखिए इसकी जो कतर की रेपुटेशन है वो खराब हो गई। अगर हम हमास और गाजा के संघर्ष का प्रभाव देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमले में दोहा में हमास के राजनीतिक नेतृत्व को क्या किया गया, निशाना बनाया गया, जिसमें 7 अक्टूबर 2023 के इजराइल पर हमले को के कथित रूप से जिम्मेदार लोग शामिल थे। हालांकि हमास ने दावा किया है कि उसके मुख्य नेता बच गए, लेकिन इस हमले में जो है 6 लोगों की मौत हो गई। मैंने आपको बताया कि एक कतर का जो सुरक्षा अधिकारी है और हमास के नेता जो है खलील अल हया का बेटा भी शामिल था। अगर इसके प्रभाव की हम बात करें, इसके इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि इससे होगा क्या कि हमास की जो लीडरशिप है, वो नेतृत्व जो है वो कमज़ोर होगा। अब देखिए, भले ही मुख्य लक्ष्य था जो, भले वो बच गए हों, लेकिन इस हमले से हमास की जो ऑपरेशनल और बातचीत करने की क्षमता है वो प्रभावित हो जाएगी, जिससे संघर्ष विराम वार्ता में उनकी स्थिति और कमज़ोर हो सकती है। अब हमास के अगर हम कड़ा रुख की बात करेंगे तो हमास का कड़ा रुख क्या होगा, संघर्ष विराम वार्ता के दौरान इस हमले से हमास और कड़ा रुख अपना सकता है, जिससे शांति प्रयासों में और देरी हो सकती है। अगर हम बात करें
कह सकते हैं गाजा में मानवीय संकट जो है इजराइल द्वारा गाजा में उसी दिन किए गए ऑपरेशन में 52 फिलिस्तीनियों की क्या हो गई, मौत हो गई। मानवीय संकट अब इससे क्या हो गया और बढ़ गया है। अक्टूबर 2023 से अब तक 64,000 के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है, बहुत सारे लोग घायल हो चुके हैं। दोहा में जो हमला है वो इजराइल के कामों पर अंतर्राष्ट्रीय जांच को और बढ़ा सकता है। अगर हम इसके कह सकते हैं कि इसके जो है जियो पॉलिटिकल डायनेमिक्स देखें अगर हम मध्य पूर्व के, तो हम देखेंगे कि यह हमला जो है ऐसे समय पर हुआ है जब क्षेत्र के जो हालात है वो ठीक नहीं है, स्थिरता नहीं है यहाँ पे। और हाल के वर्षों में इजराइल ने ईरान, सीरिया, लेबनान और यमन में भी ऑपरेशन किए हैं। हमास का जो मुख्य समर्थक है ईरान ने इस हमले को आपराधिक कृत्य बताया। अब देखिए, जिससे जवाबी जो कार्रवाई है उसकी आशंका बढ़ गई है। अगर हम इसके प्रभाव और इम्प्लीकेशंस की बात करेंगे तो ईरान की प्रतिक्रिया क्या आई है, ईरान की निंदा। और जून 2025 में कतर में अमेरिकी बेस पर उसने क्या किया था, हमला किया था। तो आप देखेंगे कि ईरान ने जो है कह सकते हैं आपको पता होगा कि कतर में हमला किया गया था ईरान के द्वारा, है ना। तो अमेरिकी बेस पर उसका हमला था। बदले की कार्रवाई के चक्र को और बढ़ा सकता है। इससे ईरान इस संघर्ष में और उलझ सकता है, जिससे खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और जटिल हो सकती है। अगर हम खाड़ी देशों की रणनीतिक दुविधा की बात करें, उनके डिलेमा की बात करें, तो अमेरिका इजराइल और ईरान के साथ अपने संबंध जो है संतुलित करने की कोशिश कर रहे खाड़ी के जो राजशाही देश हैं अब दबाव में होंगे, और ये हमला जो है क्षेत्र को स्थिर करने की उनकी कोशिशों को कमज़ोर करेगा, खासकर सीरिया में हाल के जो राजनयिक सफलताओं के बाद। अब किसी बड़े संघर्ष का खतरा है। देखो भाई, ये हमला हमास, ईरान और अन्य गैर सरकारी संगठनों को जवाबी कार्रवाई करने के लिए उकसा सकता है, जिससे संघर्ष और बढ़ सकता है। तो इस तरीके से मैंने आपको जो है एक पूरा डिटेल्ड एनालिसिस दिया है और आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे जो है मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि आपको जो है नोट्स मिले, आपको PDF। और देखिए, यूपीएससी के लिए हमारे यहाँ बैचेस ऑनलाइन कोर्स चलता है। ऑनलाइन जो कोर्स चलता है ये हिंदी और इंग्लिश में चलता है। और अगर आप यूपीएससी 2026 का एग्ज़ाम प्रीलिम्स दे रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप जो है ऑनलाइन मोड में हिंदी इंग्लिश मीडियम में, और 2027-28 के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।